So, good evening to all of you. Last time we already had a discussion about the about the what is administration, what is the role of administration, and significance of administration. Definitely, these all are the part of the introduction chapter of the public administration itself. And don't take the introduction as a introडक्शन चैप्टर एज लाइटली ओके ऐसा इसलिए कहा गया है कि बाकी सब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बस इंट्रोडक्शन की तरह समझते हैं. बट दिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, especially I am talking about the public administration, when you are going through the introduction chapter, take it very seriously, because this introduction chapter will tell you all the story about the future. Okay, and if you will miss the information, then you will face the problem in understanding the next chapter. Okay, so it whatever energy you have, try to whatever work you have, try to avoid the work, focus on the information, try to understand the information. If you will miss something, don't worry about this, I will let you know. I will tell you once again. Suppose you are facing any doubt in between the class, there is no need to worry about this. आज नहीं समझे तो कल समझ जाओगे, कल नहीं समझे तो परसों समझ जाओगे, अगर नहीं समझे फिर भी then I will not do anything for you. I can't help you. ठीक है, बट इनिशियली इससे बेटर है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा करके काम करें और समझने की कोशिश करें. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम वुड्रो विल्सन के साथ. वुड्रो विल्सन वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, और इन्होंने ही सबका दिमाग खराब कर रखा है. ठीक है, जो कर सकते हैं इन्हीं के कंट्रीब्यूशन है, जिनकी वजह से वी आर नाउ स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट. ओके, ठीक है. तो वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन. ठीक, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले हम कैसे कैसे चीजों को कवर करेंगे, उसमें से हम कैसे क्या है, तो पहले फर्स्ट करेंगे अबाउट वुड्रो. ठीक है, अबाउट वुड्रो विल्सन डेफिनेटली. अब पहले अबाउट वुड्रो विल्सन पढ़े, क्या है वुड्रो विल्सन के बारे में थोड़ा समझेंगे, देन विल कवर द फैक्टर्स. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विल्सन्स व्यू, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एनीवन? तो पहला फैक्टर्स में लेंगे एफिशिएंसी कंसर्न और कंसर्न फॉर एफिशिएंसी एंड टेलर्स वर्क. ठीक, नेक्स्ट इज स्पॉइल्स सिस्टम. नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस. Next is comparative analysis and spoils relationship between बोलो, relation between politics and administration.
एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, तो ये है, दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द व्यूज ऑफ वुड्रो विल्सन. अब इस फैक्टर के इन्फ्लुएंस करने के बाद उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उस कंट्रीब्यूशन, दीज आर द फैक्टर्स दैट फोर्स और क्या कर सकते हैं, एनर्जाइज और स्टिमुलेट वुड्रो विल्सन टू डू समथिंग, टू गिव समथिंग. और वो क्या था, वो देख के केम अप विद द ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना. तो कंट्रीब्यूशन में क्या था, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद चलेंगे. सॉरी, कंट्रीब्यूशन, हिज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन था. वन तो देखिए, अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड क्या बोला बताओ, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी तो बोलेगा उन्होंने. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी. ओके. थर्ड वन इज थ्री क्या है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस एज ऑब्जेक्टिव. फोर्थ इज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन. एंड और क्या हो सकता है, पब्लिक ओपिनियन एज ए कंट्रोल हो सकता है. नहीं, उसके पहले था बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड फिफ्थ वन इज, लिख देते हैं, पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल. ओपिनियन एज कंट्रोल. ओके, पब्लिक ओपिनियन एज कंट्रोल. तो क्या हुआ, कितने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. वन इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड वन इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, एंड थर्ड वन इज थ्री इज मतलब इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस एज द ऑब्जेक्टिव. Fourth one is comparative administration, and 1, 2, 3, 4, and fifth one is business like administration, and last one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Public opinion as a control. Public opinion as a control. ठीक है. So don't worry about these things. We will discuss everything in a step by step manner. और after discussing this, अगर ये कंप्लीट होता है तो जब कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है तो उसके लिए दो तरह के लोग पाए जाते हैं सोसाइटी में. एक सपोर्ट करने वाले, एक रिजेक्ट करने वाले. वन विल क्रिटिसाइज, अनदर विल अप्रिशिएट. ठीक है ना. तो ये चाहे डे टू डे लाइफ में हो, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या कोई क्लास में पढ़ा रहे हो, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू विल फेस बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. और हेल्दी criticism is a very good, and healthy criticism will refine the result. और क्या होगा उससे, क्या होगा, एक फाइनल डिसीजन जो होता है, फाइनल थिंग्स होता है, बहुत ही क्रीम डिसीजन होता है, रिफाइंड डिसीजन होता है. तो डेफिनेटली इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफ वी आर फेसिंग एनी क्रिटिसिज्म बाय एनी थिंकर फॉर एनी थिंकर्स, देन इट इज अ हेल्दी डिस्कशन, नॉट द कि डे टू डे लाइफ में चीज़ चल रही है. तो इनके इससे ये पता चलता है हमारे कि क्या क्या लूप होल्स हैं. तो इसके बाद हम करेंगे वीकनेस और क्रिटिसिज्म. फिर क्या होगा, इम्पैक्ट भी होगा. अब ये इन्होंने जो दिया होगा, जो इन्होंने ज्ञान दिया है, जो बातें कही है, उसके लिए डेफिनेटली इट गिव द इम्पैक्ट ऑन द
subject or society or scholars or different starter of the society or different stakeholder of the things. ठीक है, impact, impact क्या पड़ा, and और relevance. लास्ट वन, फिर इसका करंट स्टेटस ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। इतना पहले तो बारे में पहले समझेंगे वुड्रो विल्सन कौन है, फिर इनके बारे में समझने के बाद इन्होंने क्या ज्ञान दिया, ज्ञान देने से पहले क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है ना, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद समझते हैं कि भाई इनके वीकनेस क्या थे, क्रिटिसिज्म एंड देन इम्पैक्ट, रेलिवेंस, देन करंट स्टेटस देखेंगे कि क्या करंट स्टेटस में क्या, धीरे धीरे समझें, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। आज नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइनली हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया और कोई भी बातें करते हैं तो इंट्रोडक्शन में वो या कहीं भी हमने कहा कंक्लूजन रिक्वायर्ड है, यहां भी हम कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन, ठीक है, तो ये कंक्लूड करेंगे। इतनी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस टॉपिक में वुड्रो विल्सन को लेकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन इज अ लॉन्ग चैप्टर एंड इट विल टेक नियर अबाउट मोर देन, और कर सकते हैं नियर मोर देन वन मंथ। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब एक चैप्टर में तो लगेगा 14 चैप्टर में 14वां, हमारा इतना लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक। तो ये है हमारा बेसिक्स। तो विल स्टार्ट विद द, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, so we'll cover one by one and so no need to be worry about the things कि करना क्या है क्या नहीं करना, ऐसा सर ने ऐसा क्या लिख दिया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं समय का वेट करना है, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं वुड्रो विल्सन से। वुड्रो विल्सन के लिए थोड़ा सा देने के बाद बैकग्राउंड में चलते हैं, बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। तो होने का क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन को हम कहें तो ट्रेस्ड बाय द पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वुड्रो विल्सन इन द 1880s, ठीक है ना। उसके पहले क्या था, पॉलिटिकल साइंस था, उसके पहले कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की बात नहीं होती, ठीक है। तो हम वुड्रो विल्सन का पायनियर कंट्रीब्यूशन को हम 1880s की बात करते हैं, क्योंकि 1887 में ही उन्होंने वो लिख दिया था, क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे, जो पॉलिटिकल जर्नल क्वार्टरली जर्नल में पब्लिश हुआ था, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक, ठीक है। तो क्या हुआ था कि विल्सन दो हिज फेमस ऐसे कब हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन stimulated interest in and stressed the need for a scientific study of administration, ठीक है। वुड्रो विल्सन provided the rationale for public administration to be an academic discipline, okay, and professional specialty, ठीक। The essay is regarded as the beginning of a public administration as a specified study, स्पेशल फोकस करने के लिए कहा गया, स्पेसिफाइड स्टडी। वुड्रो विल्सन, अब थोड़ा सा समझते हैं कि वुड्रो विल्सन है, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं पड़े कोई ऑब्जेक्टिव, पहले के समय में होता था कि प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता 2011 से पहले, लेकिन अब नहीं है। तो और ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं वुड्रो विल्सन के बारे में, देन विल मूव फर्दर, ओके। तो पहला बात तो है कि इनका जो बर्थ हुआ था, he was born on 1856 में, 1856 में वर्जीनिया इन यूएसए एंड डाइड इन 1924, ठीक है। अब उसमें फरवरी 3 को भी डेथ हुआ था और 28 दिसंबर को पैदा हुआ थी। ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने से क्या होता है कि
मोमेंटम बन जाता है और थोड़ा सा समझने में अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ही वाज फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ, ठीक है। सो डेफिनेटली विल्सन डॉक्टोरल थीसिस वाज आल्सो हिज फर्स्ट बुक, क्या था, कांग्रेशनल गवर्नमेंट, a study in American politics. It was published in 1885. अब कब हुआ था, कब इन्होंने लिखा था, जब वो 28 ईयर के आदमी थे तभी उन्होंने ये बुक लिख दिया था। आज के डेट में क्या होता है कि 28 ईयर में तो आदमी ग्रेजुएशन करके कहीं प्रिपरेशन में लगा हुआ, एग्जाम के प्रिपरेशन में। इन आवर कॉन्टेक्स्ट, वी आर टॉकिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है ना। हम जस्ट नो नीड टू टेक, सॉरी टू से, बस नो नीड टू टेक इट सीरियसली। हम जैसे 28 साल की उम्र में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया था इन 28th ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। क्या किया था उन्होंने वो बुक लिख दिया था। एट दैट टाइम ही वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में थे। ही वाज द इलेक्टेड, एंड क्या हुआ उसका, ही वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइंस एसोसिएशन इन 1911। 1911 में ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइंस एसोसिएशन, ठीक है। ही वाज, उसके बाद क्या इनका अचीवमेंट बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ही वाज द गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी 1911 से, पहले एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अमेरिकन साइंस एसोसिएशन कर रहा है, उसके बाद 1911 से 1930 तक वो न्यू जर्सी के गवर्नर रहे। उसके बाद वो डेफिनेटली, अगर सबको पता हो तो, ही वो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग फ्रॉम 1913 to 1921, and he wrote 8 books and published several papers. Despite wartime president, Wilson championed the creation of the League of Nations. अगर लीग ऑफ नेशन की बात आती है तो भी उनका नाम आ जाएगा ना। फॉर दिस ही गॉट द नोबेल प्राइज को 1999 का, सॉरी 1919 का, 1919 का जो नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है कि वो, उसमें ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है ना। So definitely Wilson was an outstanding professor of political science and administrative scholars, a historian, educationist, a reformer, a statesman, क्या, ठीक है, having been deeply influenced by contemporary events, ठीक है, and he felt that the study of administration was possible method for correcting political abuses of a spoil system that were so apparent during the ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक है। तो इनको लग रहा था क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी करने से जो जो समस्याएं हैं, लाइक स्पॉइल सिस्टम था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी मेनी थिंग्स हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों से जो कम्प्लेक्सिटी आए सोसाइटी में, तो उसको सोल्व करने के लिए, शॉर्ट आउट करने का तरीका वुड्रो विल्सन को लगा कि इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है थ्रू द फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो विल्सन स्टार्टेड सीरियस वर्क ऑन कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सून आफ्टर स्टार्टेड टीचिंग एट विलियम मावर, ऐसा ही होगा, ठीक है। विलियम क्या है, ब्रैन मावर इन 1885। अब उसको प्रोनाउंसिएशन जो भी ले लो, ये इसका यहाँ इन्होंने टीच करना शुरू किया। इसी टीचिंग के दौरान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिखा, जो क्या बोलते हैं उसको, बिफोर ही इन्होंने पॉलिटिकल साइंस जर्नल में पब्लिश होने के पहले वहां पर कर देते हैं। सो बिफोर हिज सेमिनल एसे वाज पब्लिश्ड इन 1887। कहा, क्या, किस में पब्लिश हुआ था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल, उसमें 1887 में इनका एसे पब्लिश्ड हुआ गया। सो विल्सन प्रिपेयर्ड इस, अब सी द सिचुएशन। अब इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन 1887, बिफोर दैट व्हेन ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट, उस समय इन्होंने उस ड्राफ्ट को 3 बार चेंज किया था, नाम 3 बार नाम चेंज किया था। उसका नाम पहला क्या था, पहला नाम था नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है, नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं इसको, नोट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पहला। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके क्या किया, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया गया, उसके बाद आया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी कैसे कैसे इन्होंने नाम को भी चेंज किया है। नाम चेंज करना ही नहीं होता है, अगर हम अपने बच्चे का भी नाम रखते हैं तो पर्पसफुली रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं। और कुछ चीज़ों को, अगर कोई चीज़ें होती है तो उस बात को रखने के लिए पहले हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो इन्होंने जब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश हुआ, बिफोर दैट व्हेन ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ही चेंज द नेम 3 टाइम्स, थर्ड टाइम ये आया है। तो मतलब चेंज नाम का नहीं हुआ, उनके आइडियाज भी चेंज हो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि नए नए टाइटल दिए गए। तो इस टाइटल से ये पता चलता है कि ही वॉज क्या, ही वॉज चेंजिंग हिज माइंड, ठीक है ना, फ्रॉम ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बता रहा है कि कंसिडरेबल चेंज इन विल्सन्स आइडियाज फ्रॉम ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, ठीक है। So definitely Wilson began his essay by introducing the reader to the general field of administration. The study of administration developed, according to Wilson, as a consequence of increasing complexity of society. ठीक है, अभी बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन, growing functions of state and growth of governments on democratic lines. ठीक है, डेमोक्रेटिक लाइन में गवर्नमेंट का द एवर ग्रोइंग एरिया ऑफ फंक्शंस raised the question as to how and in what direction these functions should be performed. Okay. Second thing, Wilson suggested that there was a need to reform the government, and the reform should be in the administrative field. गवर्नमेंट में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म किस तरफ से चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। अकॉर्डिंग टू बिल्डर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी इज टू डिस्कवर व्हाट द गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डू एंड हाउ इट कैन डू दिस थिंग्स विद द अटमोस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी एंड लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट। एफिशिएंट 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट और 3 list either in the form of money or energy. Another objective क्या था, to rescue the executive method from confusion and costliness of empirical experiment and place them upon foundation laid deep on stable principles. ठीक है। So definitely क्या है, Wilson considered administration as the most obvious part of the government. Wilson ने क्या किया, मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज एंड फेल दैट इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन। देखते हैं, अगर हम कोई स्कीम बनाते, प्रोग्राम बनाते, हु इज पॉलिसी फ्रेम, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, बट हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट, द एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसको जानते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला पंचायत में या पंचायत सचिव, जहां भी लोकल लेवल, डॉक्टर्स, स्कीम कोई आपको पार्लियामेंट में जाकर के नहीं पता चलता कि स्कीम चल रही है, अनलेस अंटिल अगर पोलियो ड्रॉप, हु इज इम्प्लीमेंटिंग, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज इम्प्लीमेंटिंग द पोलियो ड्रॉप पॉलिसी, ठीक है, कि हर घर में आना चाहिए, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, या जनधन योजना। सो दीज ऑल द थिंग्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय हु इज इम्प्लीमेंटेड बाय administration. Administration implements all these policies and programs, ठीक है ना। So definitely who is visible, कौन,
द एडमिनिस्ट्रेशन, सो वर्क एक्शन, द गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज द मोस्ट obvious part of the government and felt that it is इन एक्शन पार्ट, एक्शन है, इट इज द एग्जीक्यूटिव, यही एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है, जो दिखता है काम चल रहा है वो वही है, इट इज द एग्जीक्यूटिव, इट इज द ऑपरेटिव एंड द मोस्ट विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यही मतलब हुआ ना, मोस्ट विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट, बट दिस गवर्नमेंट in action did not provoke the scholars or students of politics, and therefore no one wrote systematically about administration as an important branch of science of government, ठीक है ना। सो बिफोर द 19th century क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर किस में बिजी थे, बिफोर द 19th century पॉलिटिकल साइंटिस्ट वर बिजी इन राइटिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस, नेचर ऑफ स्टेट, एसेंस, सीट ऑफ सॉवरेनिटी, पॉपुलर पावर, king's prerogatives and purpose of the government, etc. They were mostly concerned with the problem of democracy, monarchy. The question always was who should make the laws, ठीक है, लेकिन कौन लॉ बनाएगा इसका क्वेश्चन था उनके पास, लेकिन and what that law should be and the question how the law should be administered with equity, speed and without friction was put aside as a practical detail which clerk could look after, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कि मतलब हुआ क्या कि उस 19th century, बिफोर 19th century हम और सभी लोग स्कॉलर से लेकर सब लोग स्टेट कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉवरेनिटी कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होना चाहिए, मोनार्की क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों में तो बिजी थे, बट कोई भी इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा था कि भाई प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी क्यों नहीं आ रही, रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, गोल ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों को इग्नोर, ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वो समझ रहे थे कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहे थे अमेरिका में भी, फ्रेंच, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज डॉक्टर बदलने से अच्छा है कि भैया डॉक्टर को ठीक करो, नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। सो अगर हम डिजिटल बोर्ड को ले आएंगे डेफिनेटली इंक्रीज द वर्क, लेकिन जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा। तो लोग पूछे थे अरे व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ला दो, डिजिटल बोर्ड की जगह और कोई जगह एआई का बोर्ड आ जाएगा, एआई सब कुछ आ जाएगा, अनलेस एंटिल पर्सन विल नॉट इंटरेस्टेड टू रीड और स्टडी द थिंग्स, तो हार्डली मैटर फॉर द अबाउट द डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड और एनी बोर्ड, ओके, और व्हाइट बोर्ड। तो वहां पे क्या हो रहा था कि उस वक्त में लोग जो थे, स्कॉलर्स एंड द स्टूडेंट्स वर बिजी इन स्टडिंग और फोकसिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बट हार्डली दे विल बी थिंकिंग अबाउट हाउ टू रन द थिंग्स, ठीक है। तो दिस वर द, तो इसमें क्या हुआ कि विल्सन को इस सारे सिनारियों को देखते हुए विल्सन एनालाइज्ड, क्या एनालाइज करते, द रीजन फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि यह पूरे सिस्टम में उनको लगा क्या कि यहाँ तो बात कुछ और है यार, यहाँ तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रखा है, ना कि क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट करा है, इनके बाकी काम में कुछ भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, नए नए संविधान बनाए, नए नए रूल बनाए, नए नए पॉलिसी बनाए, ये क्या मतलब बनता है, अनलेस एंड अनटिल अगर हमको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, इकोनॉमी और लिस्ट इकोनॉमी बचाना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो वी हैव टू फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑल्सो, जो काम कर रहा है तो उस पर फोकस ना करके भैया कि हाँ भाई हम रोज रोज नया चीज पॉलिसी बना दे रहे हैं। इन बातों को लेकर के विल्सन ने एनालाइज किया कि नेग्लेक्ट और क्या किया कि कि यहाँ पे तो पहले क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि उस बिफोर द 19th century क्या था, एट दैट टाइम पॉपुलेशन वर वेरी लिमिटेड, वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर द फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या था गवर्नमेंट का लिमिटेड था। क्या था पहले, बहुत डिफेंस होगा, सिक्योरिटी होगी, रेवेन्यू कलेक्शंस होगा, ठीक है, वेलफेयरिज्म वाज नॉट द फंक्शन, ठीक है, कि मोनार्कियल स्टेट थे मैक्सिमम, और तो वेलफेयरिज्म तो फंक्शन था ही नहीं। तो उस वक्त क्या था, गवर्नमेंट का वर्क जो था बहुत ही सिंपल था,
बहुत ही सिंपल। एंड सो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम क्या था, वेरी सिंपल, फंक्शन से लिमिटेड थे तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही सिंपल था। लेकिन क्या हुआ, बट बाय द 19th सेंचुरी क्या हुआ, 19th सेंचुरी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आया, है ना, इमरजेंस ऑफ क्या हुआ, जेंट कॉरपोरेशन हुआ, प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, है इट्स, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब चीजें जब बढ़ने लगे तो क्या हुआ, यूनियस प्रोपोर्शंस एंड वन सिंपल फंक्शन का द गवर्नमेंट के हेड, अब क्या बिकम गया, बिकम द कन्वर्ट, जो सिंपल फंक्शंस था वो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कंसेप्ट चेंज हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, माइग्रेशन शुरू हो गया लोगों का। इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने एक आइडिया दिया है ना, डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद हम फिर से अगेन विल रिटर्न कम बैक टू विल्सन। सो परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्या कि उनके फंक्शंस बढ़ गए, मल्टीप्लाइड हो गए, बहुत सारे फंक्शंस हो गए, तो जो छोटे काम थे वो बढ़ गए। बढ़ने का क्या नतीजा हुआ, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल होने लगा, अब जो डिमांड थी, और डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया समझो, डिमांड जो थी वो बढ़ गया। अब बढ़ने के साथ क्या हुआ, अब एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इन ए सिचुएशन टू फुलफिल द डिमांड। डिमांड इंडिविजुअल का नहीं, डिमांड इन एवरी पर्सपेक्टिव सीधा, ठीक है। द वेरी आइडिया ऑफ द स्टेट एंड द कंसिक्वेंट आइडियल, ठीक है ना, वेरी आइडिया जो था स्टेट का क्या हुआ, एंड द कंसिक्वेंट आइडियल ऑफ इट्स ड्यूटी हैड अंडरगोन फेनोमेनल चेंज। द प्रॉब्लम देयरफॉर वाज हाउ दिस फंक्शन शुड बी परफॉर्म बाय द स्टेट, ठीक है। अब चिंता जताने लगे कि भैया ये और ये सब जो है जो अब स्टेट को परफॉर्म कैसे किया जाए, स्टेट के काम को कैसे किया जाए, ठीक है। सॉरी। सो क्या हुआ, प्रायर टू विल्सन्स, ऐसे विल्सन्स का ऐसे क्या नाम था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, there had been a number of efforts by scholars which are richer than Woodrow Wilson's such क्या। अच्छा ये बताओ, जो थोड़ा बहुत आइडियाज हैं, जो प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ लो यार, प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या मामला क्या है ना, तो उससे क्या होगा कि आगे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा घर पे भी मेहनत कर लिया करो, है ना, आपके लिए भी, ठीक है। तो क्या हुआ क्या कि अच्छा इसके पहले कोई ना, क्या वुड्रो विल्सन ही पहला स्कॉलर्स थे हु टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके पहले भी कोई था? तो हाँ, ऐसा नहीं था कि पहला था, इसके पहले भी थे, इसके पहले नंबर ऑफ स्कॉलर्स थे, और उनका जो कंटेंट था बेहतर था वुड्रो विल्सन से, यस। बट क्या था, कौन कौन थे, जैसे सीधा एग्जाम्पल ऑफ कौटिल्यस का अर्थशास्त्र ले लें, ठीक है, कन्फ्यूशियस का हम फिलोसफी ले लें, ठीक है। अब अर्थशास्त्र में जो लिया है, जो एफर्ट दिया गया अर्थशास्त्र, नो मैच विल्सन्स एफर्ट, ठीक है ना, ठीक है। इट अर्थशास्त्र क्या, इट स्टेट एक्सप्लेन्स अबाउट स्टेट क्राफ्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। फिलोसफी वाज अ वेरी रिच डिस्कोर्स विच डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है। तो फिर क्यों वुड्रो विल्सन को ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि विल्सन्स एफर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड, टैगिंग हिम एज अ फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों भैया, दिस इज बिकॉज नॉट हिज कंटेंट, याद रखना, नॉट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल दैट मैटर्स, ठीक है, बट इनका जो कंटेंट, जो इम्पैक्ट पड़ा ना, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट जो पड़ा, याद, ठीक है ना। सो नोट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल, रेदर इस इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिकल, दैट इज इंपॉर्टेंट क्या था, इस आर्टिकल ने इसको इनिशिएट, दैट आर्टिकल एबल टू इनिशिएट अ सस्टेन्ड इंटरेस्ट और स्टिमुलेट किया कि स्कॉलर्स को सोचने के लिए मजबूर किया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इन्होंने सेपरेट डिसिप्लिन की बात कर दी थी, ठीक है ना। तो ये स्टिमुलस जो क्रिएट किया एंड जो थिंकिंग डेवलप की, एनर्जाइज किया,
दैट बिकम द रीजन, तो कि उनको टैग किया गया ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कंटेंट बहुत खास था और इनके पहले भी लोगों ने बात की थी, है ना। तो विल्सन्स आर्टिकल वाज एबल टू इनिशिएट ए सस्टेन्ड इंटरेस्ट इन among the scholars of administration and political science to scholars of administration and the political science to take up the study of government in action। ठीक है, गवर्नमेंट इन एक्शन को सीरियस लेने की जरूरत है। हिज और वी कैन से दैट कि हिज वर्क वाज इपोकल इन डिलिनेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज अ फील्ड ऑफ एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, एंड जनरलाइजेशन द बिगिनिंग ऑफ पब्लिक एडमिशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। सो डेफिनेटली विल्सन डिड नॉट have any और सी एक बात और बताने की जरूरत है, विल्सन डिड नॉट हैव द एनी एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्होंने ऐसे लिखा था तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञाता थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही हैड गुड एक्सपीरियंस, मतलब ही डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय तो वो लेक्चर कॉलेज में कौन सा इसमें उन्होंने ही वाज एन टीचर, कहाँ गया हो, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही वाज हाँ ठीक है, यहाँ पे वो तो ऐसा तो नहीं था ना, ही वॉज अ टीचर लेक्चरर इन ब्रेन मावर। ठीक है, जिस समय उन्होंने लिखा था ही रोड द एसे इन द बैकग्राउंड ऑफ मेलेडीज कहाँ ऑफ अमेरिकन स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या आता है पता है किसी को? अरे स्पॉयल सिस्टम सिंपल सी बात है कि जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में अगर मैंने मान लो कि उसमें क्या होता है, जो इलेक्शन जो गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट के साथ जो जो लोग कार्यकर्ता होते हैं वो क्या होते हैं, और वो उनके साथ जिन्होंने इलेक्शन के समय में सपोर्ट किया, साथ रहने वाले लोग हैं, उनको अवार्ड किया जाता है पोस्ट, पैट्रोनज सिस्टम समझो। तो उसमें क्या अवार्ड पोस्ट किया जाता है सीधा। अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर हम अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो उनके साथ में जो चाहे बजरंग दल वाले हों, चाहे आरएसएस वाले हों, चाहे whoever, आई एम नॉट, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट पासिंग एनी स्टेटमेंट, बस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है ना, इन अ सिंपल वे कि सपोज कि इनको इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या होगा कि इनके जो सब्सिडरी अलायंस वाले लोग हैं, चाहे वो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अवार्ड किया जाएगा इलेक्शन के बाद। ठीक है ना, तो इलेक्शन के बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होता है स्पॉयल सिस्टम में, जब तो मान लो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब आ गया बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो इनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में सब कुछ चेंज हो जाएगा, उनके लोग आकर बैठ जाएंगे इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हुआ, तो हु विंस द इलेक्शन कम्स टू ऑफिस अलोंग विद द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा ग्रुप लेकर आया और सबको बदल डालेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ प्रॉब्लम कि द पीपल हु आर गेटिंग द पोस्ट in administration do not have the experience, don't have the knowledge, okay, so these are the person who are going to, suppose a person become the finance secretary, don't have the information about, don't have the any knowledge, and because they are not recruited, or the people are not going to be recruited on the basis of the merit, okay, so because they are going to join the services, they are getting the position because of the affiliation or connection with the political parties, है ना, और the parties in the government। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरिट सिस्टम का क्या ये हो रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मेरिट सिस्टम को, कि इंसल्ट ही का समझ लो, जो खत्म किया, इग्नोर किया जा रहा है। और जब इस तरह के सिस्टम आएंगे तो क्या होगा कि अगर जो नॉन मैरिड पर्सन है, जो नॉन, हम लोग यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो 1-1.5 साल का प्रोसेस लगता है, लगभग 1 साल कंप्लीट ही लग जाता है तैयारी में। इतना रिगरस कंपटीशन, इतना रिगरस प्रोसेस है पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि
आप में से एक बेस्ट जो तो है ना, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेरिट जो है, मेरिट इज कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि अगर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन बिकम एन IAS ऑफिसर, एलिजिबल पर्सन बिकम एन IAS ऑफिसर, तो क्या होगा? सो दी पीपल विल बी इन अ सिचुएशन टू टेक द डिसीजन इन अ राइट वेज एंड डेफिनेटली परफॉर्म वेल, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी। और पर्पस क्या है? सारे कहानी तो पर्पस तो चल रहा है एफिशिएंसी से ना। क्या हो रहा था वहां पे स्पॉइल सिस्टम था अमेरिका में। अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम का मतलब क्या हो रहा, समझ गए? तो क्या पूरी सिस्टम चेंज हो रही थी, और इस स्पॉइल सिस्टम का इम्पैक्ट क्या होगा? क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट में आएगा वो वो पूरे सिस्टम को बदल डालेगा। अब पूरे सिस्टम को बदलने का मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि मेरिट पे नहीं हुआ है। दोज हु विल कम इन पावर विल रिवार्ड द पर्सन हु आर कनेक्टेड और हु आर विथ द गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन, ठीक है ना, इधर द रिलेटिव्स और नोन नियर और डियर, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो मैरिज सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैरिज डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या होगा कि जहां पे लूट पहले से इलेक्शन जीत के आए तो वो जीतने उनकी तो पता नहीं कब तक रहना, ऐसा तो नहीं पूरे सिस्टम में परमानेंट रहेंगे। तो करप्शन, वाइड कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, और कन्फ्लिक्ट, वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसमें ऑल दो प्रेसिडेंट तो है, प्रेसिडेंट तो होगा, सबका हेड होता है वहां, लेकिन प्रेसिडेंट कंट्रोल वीक हो जाएगा, वीक था। क्यों? क्योंकि सबको अवॉइड करना था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क कर रहा है। सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेसी in which if you will become a prime minister, still you will be not in a situation to do the things whatever you want to do. क्यों? क्योंकि आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ आपको की सर्वाइवल भी जरूरत है एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए गवर्नमेंट, ठीक है ना, एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अनलेस एंड अनटिल यू विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ योर colleague or जो कैबिनेट मिनिस्टर और अदर पर्सन, सो यू विल नॉट कंटिन्यू इन योर सीट। ओके। तो डेमोक्रेसी में एक बंदा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो हर बात अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, डिस्पाइट ही हैज द गुड इंटेंशन। कि हमें ये भी रहे, हो सकता है हमारे कि दुनिया को बदल, इंडिया हिंदुस्तान को बदल डालना है, बट हिंदुस्तान को बदलने में जो सिचुएशन, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हो सकता है उन फैक्टर्स को आप अच्छा इंटेंशन रख रहे हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इन डेमोक्रेसी दैट बिकम द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब वहां पे अमेरिका स्पॉइल सिस्टम था, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे उससे कंपेयर नहीं करा, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है, टू मेक द थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का कंट्रोल वहां पे वीक, ऑल दो क्या है, ऑल दो द प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द विनिंग पार्टी, लेकिन क्या विनिंग पार्टी कंट्रोल, जो पार्टी है वो कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सपोज अगर स्पॉइल सिस्टम इंडिया में होगा तो वही होगा। स्पॉइल सिस्टम अगर इंडिया में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लो तो इंडिया में हो गया तो बजरंग दल वाला हो या RSS प्रचारक बिकम द कैबिनेट मेंबर ऑफ द RSS प्रचारक बिकम द सिविल सर्वेंट्स, और वन पर्सन बिकम द होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? सॉरी टू से, बट ऐसा होगा तो क्या होगा? डेफिनेटली इट विल हैम्पर द और डिस्ट्रॉय द merit, and it's not about the merit but also impact the efficiency, ठीक है। तो इस बात को लेकर के विल्सन का क्या कहना था? विल्सन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट studying the administration was the only solution, or we can say the solution for correcting the political abuses of spoil system। तो ये मतलब है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम स्टडी को ठीक से कर लें, पढ़ें, ढंग से करें, तो जो पॉलिटिकल एब्यूजेस हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम है लाइक स्पॉइल सिस्टम और जो भी है, इसको हम दूर कर सकते हैं। और ये दूर करने का एक ही तरीका है कि भाई कैसे भाई? थ्रू अ साइंस और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी
साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दी है उन्होंने, ठीक है। थ्रू ए साइंस और साइंस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो दिस स्पॉइल सिस्टम में बी रेक्टिफाइड। देखिए, तो इस साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम और सिस्टमेटिक स्टडी से हम एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो पॉलिटिकल एब्यूसेस हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इन तरह की बातें कहें। अब इसको हम दूसरी तरह से समझें तो कहेंगे कि वुड्रो विल्सन का मेन फोकस क्या था? एसेंस ऑफ वुड्रो विल्सन वाज फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग द रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन क्या था ऑफ वुड्रो विल्सन का? फोकस ऑन द इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और दीज आर द फैक्टर्स दे है ना क्या जो कि वुड्रो विल्सन को मोटिवेट किया। हिज मोटिवेशन टू राइट एन एसे स्टेम्ड फ्रॉम अ क्योटिक पॉलिटिकल लैंडस्केप, एंड जो पॉलिटिकल सिचुएशंस तो थे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे उसको दिशा, एंड द नीड फॉर अ मोर डिसिप्लिन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए देयर वर सेवरल की फैक्टर्स थे, उसमें से यही है कि स्पॉइल सिस्टम में नहीं था, स्पॉइल सिस्टम्स थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म था। सिचुएशन में अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी सिचुएशन था, सिचुएशन में जैसे हम करें 19th सेंचुरी की बात करें तो उस समय क्या था यूएस में, यूएस गवर्नमेंट सॉरी इन द 19th सेंचुरी यूएस गवर्नमेंट क्या है, जॉब्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड एज द रिवार्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। वो तो मैंने स्पॉइल सिस्टम बताया अभी, वही ना कि जो पार्टी का आदमी होगा, पार्टी का वर्कर होगा, उसको ही मिलेगा ये जॉब, ठीक। इससे क्या हुआ कि कुछ ना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इससे क्या हुआ कि करप्शन होगा, नेपोटिज्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मेरिट सिस्टम डिस्टर्ब होगा, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, और फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ ऑफिसर्स आफ्टर इलेक्शन होगा, क्योंकि जो आदमी 5 साल काम किया होगा फिर आदमी बदलेगा, और इससे परेशान होकर क्या हुआ था, एक दिन एक वहाँ के प्रेसिडेंट को एक ने मार दिया। प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हुआ 1881 में, उसका प्रेसिडेंट का नाम था जेम्स गारफील्ड। वो उसको किसने मारा? एक था डिसअपॉइंटेड जो जॉब सीकर था, उसने वो फ्रस्ट्रेट होकर के, जिसको जॉब की जरूरत नहीं मिली बिकॉज ऑफ द स्पॉइल सिस्टम, इस वजह से उसने प्रेसिडेंट को ही खत्म कर दिया है। आज के डेट में नहीं, 1881 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ उस समय प्रेसिडेंट को, इसका इम्पैक्ट क्या है? इस घटना से क्या हुआ? आफ्टर दैट ये एक पेंडलेटन पेंडलेटन एक्ट 1833 आया, ठीक है ना, 1833 ओके, 1883 एक्ट है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी इस समस्या? ये पेंडलेटन एक्ट जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म को लेकर के, सिविल सर्विस रिफॉर्म, ठीक है। फिर पेंडलेटन एक्ट 1883 फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म के इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इसमें 100% मेरिट सिस्टम किया, 10% ही किया गया है, ठीक है। इसका लेकिन खासियत क्या थी? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट था, इसमें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, एंड डेफिनेटली प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। तो दिस वाज द मार्क्स, कह सकते हैं ना कि ये एरा ऑफ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग।
नया एरा है, मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था, जो एक बहुत बड़ा चेंज था वहाँ के लिए। आई मीन, और जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैक्सिमम थिंकर्स आर फ्रॉम यूएसए, और उनके यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया है चीज़ों को। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा थोड़ा इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो दिस मार्क शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इट। ठीक है, सो इट ऑल्सो क्रिएटेड अ नीड टू स्टडी, क्या रिक्रूटमेंट सिस्टम, सिविल सर्विस रिफॉर्म था, ट्रेनिंग मेथड, और क्या हो सकता है इसमें। और जब डेफिनेटली अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेन काम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा शिफ्ट था। दिस स्ट्रेंथन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट फील्ड के लिए स्ट्रेंथन किया है ना। दूसरा क्या हुआ, अब अभी हमने पहले तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि कैसे कैसे हुआ। अब हम लोग डिटेल्ड में समझ रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस किया था। उसमें से एक था कि स्पॉइल सिस्टम था, सिविल सर्विस रिफॉर्म। ठीक है, दूसरा फैक्टर था, ऐसे बेहतर है कि इसको समझने के लिए ऐसे करता है। दूसरा था राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो हमने समझ लिया कि काम करता है। ठीक है, अब ठीक, पहला हमने स्पॉइल सिस्टम को समझा। ठीक, एंड ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं इंडस्ट्री की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। की फैक्टर्स सेपरेटली समझ रहे हैं हम, एक एक करके फैक्टर सेपरेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड विल्सन्स। ठीक है, तो उसमें था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एंड क्या होगा, एंड कम्प्लेक्सिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन एक बार सेपरेटली समझ लो तो ज़्यादा बढ़िया, ताकि इस समय जितनी मेहनत करनी कर लो। हाँ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्प्लेक्सिटी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन भी कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन, ठीक है, एंड कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो रैपिड मैकेनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ये यूनाइटेड नेशन में हुआ। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ इन यूनाइटेड स्टेट आफ्टर द सिविल वार। इसमें क्या हुआ, क्या कि जो क्या एग्रेरियन सोसाइटी था, लार्जली एग्रेरियन सोसाइटी जो था, वो कन्वर्ट हो गया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आफ्टर सिविल वार। और जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कन्वर्ट होने का क्या क्या रिजल्ट हुआ, तो लार्ज स्केल फैक्ट्री सेटअप हुए, सॉरी, रेलवेज आया, कॉरपोरेशंस आए। ठीक है ना, और अब रेलवेज कॉरपोरेशंस आएंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट यही होगा ना, गांव से लोग शहर की ओर भागने लगे, किस लिए, तो जॉब की तलाश में, या लिविंग स्टैंडर्ड के जरिए, और गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब्स द अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। अब जब माइग्रेशन स्टार्ट होगा, सीधा बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिल्ली, व्हाई पीपल आर कमिंग टू दिल्ली, फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में दिल्ली की क्या सिचुएशन है, पैक्ड है पूरी तरह से, कंजेस्टेड है। अगर 5 मिनट अगर ट्रैफिक कंट्रोल ना हो ढंग से, तो पूरा
ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, अब सीधे बेस्ट एग्जांपल ऑफ राजेंद्र नगर। दिस इज नॉट द, कहने को है कि हम वी आर लिविंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर इन द सेंट्रल दिल्ली, बट व्हाट इज दिस, द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन राजेंद्र नगर और दो एज ए एस्पायरेंट, और अगर दूसरे वे में कहें तो वी आर जो दोज हुआ, अगर हमारी बात करें तो वी आर एक्स एस्पायरेंट। तो हमने डेफिनेटली राजेंद्र नगर में ही जिंदगी गुजारी है, तो हमने देखा है क्या क्या, ये कहने को तो बिल्डिंग है, कहने को तो राजेंद्र नगर में बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, एसी लगा हो, बट इट इज जस्ट लाइक ए स्लम, पैक्ड है। लोग, स्टूडेंट की हालत ये है कि एक कमरे में रह रहे हैं, और क्या है, वी आर स्टूडेंट्स आर कंप्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अनहाइजेनिक फूड। दो जो 5 रुपए का पोहा है वो 30 रुपए में दे रहा है, 30 रुपीज, दे आर चार्जिंग 30 रुपीज, ठीक है ना। एंड everyone is trying to suck the money from the students. So क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उन मैटर को हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ पे सब सारी फैसिलिटीज मिलने लगी, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हब बन गए, तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे आने का क्या हुआ, जब पैक्ड हो गए, पैक्ड होने से क्या हुआ, अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट है, अनहेल्दी फूड है, ठीक है, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट फूड है, ठीक है, और पूरी की पूरी गैदरिंग चल रही है। तो क्या पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सेम थिंग हैपेंड एट दैट टाइम। क्या हुआ कि फैक्ट्रीज आ गए, रेलवेज आ गए, कॉरपोरेशन बन गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ गई, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन शुरू हो गया। इन सब वजह से क्या, और ग्रोइंग पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। क्या है चाहिए उसके लिए, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, बेहतर स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अगर लेबर है तो लेबर रेगुलेशन के लिए रूल चाहिए ना, सफाई के लिए सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बेहतर चाहिए। सीधा एग्जांपल, नाउ अडेज वी हैव द, क्या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए नाउ अडेज दिल्ली गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले ब्लू लाइन बस थी जो डीजल से चलती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, सीएनजी आया, सीएनजी से अब इलेक्ट्रिकल बस आ गई है, विद द रैपिड मेट्रो आ गया है, ठीक है, वंदे भारत आ गया। सो नाउ वी आर सी द फैसिलिटीज। वंदे भारत, अगर आप आनंद विहार से मेरठ जाना है तो इट विल टेक हार्डली 40 मिनट्स, एंड इन एवरी 10 मिनट्स यू विल गेट द वंदे भारत, ठीक है। तो सी द सिचुएशन। तो क्यों हुआ ऐसा, हुआ क्योंकि एक बेटर मैनेजमेंट रहा है, ठीक है, टू प्रोवाइड द सर्विस of service, in fact service at the doorstep, okay. So this is the difference. The same thing happened that time, same thing occurred at that time, and people situation started demanding कि management of public services like sanitation, transportation and labor regulation. So definitely urbanization created complex governance, ठीक। अब ये हुआ, complex governance कैसा हुआ, ओवर क्राउडिंग हो गया, जो मैंने अभी बोला, ओवर क्राउडिंग, स्लम्स, poor sanitation, spread of disease, traffic. See, you can compare with the, I'm not criticizing any government, I'm just giving I'm giving just one example of the, you can see the best example of Delhi now. What is happening, most of the people who are, because of the capital city of the country, most of the people trying to grasp the opportunity and trying to move from the rural areas to urban areas, and definitely Delhi become the most crowded nowadays, most crowded place कह सकते हैं, ठीक है ना। other in one of the crowded place in 4 metros, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से वहाँ पे क्या हुआ, ओवर क्राउडिंग हुआ, ओवर क्राउडिंग से स्लम्स हुए, पुअर सैनिटेशन, स्प्रेड ऑफ डिजीज, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या हुआ, मैनेजमेंट, नीड फॉर पब्लिक स्कूलिंग चाहिए होगा, अब हेल्थ चाहिए होगा, हॉस्पिटल चाहिए होगा, और जो वेलफेयर सर्विस भी चाहिए होगा, है ना। और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो फेल होने लगे वो, क्योंकि वो उस तरह से प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं थे कि उन चीज़ों को हैंडल कर सकें।
उस टेक्निकली और टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे उनके साथ, वो सोल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। दिस ये क्या हुआ, ये रियलाइज कराता है दैट दिस लेड टू रियलाइज दैट गवर्नेंस रिक्वायर्ड, क्या, गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर फंक्शन विथ, ये रियलाइज कराया कि गवर्नमेंट जो है कुड नो लॉन्गर फंक्शन विद द एमेटर पॉलिटिशियन एलोन। इसके लिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत आन पड़ी है और ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इन सब चीज़ों को, इफ़ यू वांट टू हैंडल द थिंग्स इन अ वेरी सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड मैनर, वी नीड अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, we need a good administration, we need a good school to provide a good education for the future generation, we need a good hospital for the healthy development of the field, ठीक है। we need a good environment that is for the human, for a healthy development of human being, ठीक है। that was realized at that time and Wilson understand the things कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन को चेंज पॉलिटिशियन नहीं कर पाएंगे। सो हु विल डू, सो वी नीड द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। कैसा डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए हमें, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट चाहिए, स्पेशलाइज्ड क्या स्ट्रक्चर चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है, परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए। दैट वाज, एंड क्या हुआ, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडेड रैपिडली, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से पता चला कि भाई हमें सिस्टमेटिक स्टडी की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट किया सिचुएशन, दैट फोर्स द कि दैट रिजल्टेड इनटू कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज एज अ फील्ड टू स्टडी हाउ द गवर्नमेंट कैन वर्क और मैनेज द थिंग्स इन अ एफिशिएंट मैनर, ठीक है। अब हम उसी के साथ में हम लोग चलते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन हुआ तो डेफिनेटली दैट वाज द एरा ऑफ प्रोग्रेसिव, एरा ऑफ रिफॉर्म भी था, ठीक है। तो जिस प्रोग्रेसिव मूवमेंट, इसको क्या कह सकते हैं, लिख लेते हैं, प्रोग्रेसिव एरा ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, प्रोग्रेसिव हेडिंग क्या दे सकते हैं इसका, 1880s 18 19 90 20s, थर्ड ठीक है। सो प्रोग्रेसिव एरा ऑफ रिफॉर्म 1890s एंड 1920s, ठीक है। 1890s एंड 1920s को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एरा ऑफ रिफॉर्म, प्रोग्रेसिव एरा ऑफ रिफॉर्म। ये प्रोग्रेसिव किसके किसके रिस्पॉन्स में आया प्रोग्रेसिव एरा, डेफिनेटली उसके पहले क्या था, करप्शन था ना, करप्शन, इनएफिशिएंसी, एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ठीक है। रिफॉर्मर्स को लगा कि विश्वास बिलीव किया कि बिलीव द गवर्नमेंट शुड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन पॉलिटिकल एलिट, ठीक है। रिफॉर्मर्स को बिलीव ऐसा लगा कि गवर्नमेंट शुड सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। उस जो एरा ऑफ रिफॉर्म था उस वक्त गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे, और जो कह सकते हैं उनको क्या बोल सकते हैं उसको, जो रिफॉर्मर्स थे उनको लगा क्या कि उनको ऐसा विश्वास हुआ कि रिफॉर्मर्स बिलीव्ड गवर्नमेंट शुड सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन पॉलिटिकल एलिट्स, पॉलिटिकल उसमें का। सो डेफिनेटली इसका मेन गोल क्या था, इनका पॉलिटिकल जो रिफॉर्म था, इनका मेन गोल एलिमिनेट क्या हो, वही सब गोल होंगे यार, इन एलिमिनेटिंग करप्शन,
इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी, जो आज आज तक चलता रहा है, इंडिया में अभी भी चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है, ऐसा नहीं, इज ओनली इज कंपेरेटिव, कि कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, एलिमिनेटिंग करप्शन, और करप्शन एलिमिनेट करने के बाद दूसरा इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, थर्ड प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट, अब जो स्पॉइल सिस्टम है उसको तो खत्म करना है। जो स्पॉइल सिस्टम क्या था, वही पैट्रोनेज, जिसमें भी मैंने बताया। और उन्होंने ये भी एहसान किया कि इस पास पैट्रोनेज और स्पॉइल सिस्टम इज द रूट कॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या हुआ, रिफॉर्मर ने उस समय कहा कि भैया इनको ना सिस्टम को मेरिट बेस्ड कर दो, मेरिट बेस्ड सिस्टम कर दो, ठीक है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन कर दो, ठीक है, न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज की बात कर दी उसने। ये जो है दिस आइडिया वाज टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पार्टीशन, है ना, प्रोफेशनल, एफिशिएंट, है ना, ठीक। सो डेफिनेटली दिस क्रिएटेड द नीड फॉर अ साइंटिफिक एंड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो है चीजें इनको इन्फ्लुएंस किया, ठीक। एक बड़ा चीज था जिसको हम कहते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं। जब हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, जिसको वुडरो विल्सन ने दिया था, तो वो कहाँ से आया, तो वो था इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन मॉडल, ठीक है। फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, यूरोपियन मॉडल, ठीक। इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन मॉडल क्यों लिया गया कि ईस्टर्न वर्ल्ड जो था इधर का ज़्यादातर कॉलोनियल में थे, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश थी, कॉलोनियल रूल था। तो कॉलोनियल को उन्होंने कंसिडर करना कोई मतलब समझाने कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना, वो कोई फायदे की बात थी, लेकिन सेपरेशन ही सिस्टम चल रहा था। तो सो डेफिनेटली विल्सन जो है वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन मॉडल। यूरोपियन मॉडल में दो जगह पर है, एक है प्रूसिया इज द जर्मनी एंड द फ्रांस, प्रूसिया, ठीक है। तो दिस कंट्री हैड डेवलप्ड हाईली ऑर्गेनाइज एट दैट टाइम, सी एट दैट टाइम दिस कंट्री डेवलप्ड हाईली organized professional bureaucracy that functioned smoothly regardless of which monarch or leader was in power। और इस बात हार्डली मैटर कि कौन सा मोनार्क और कौन सा लीडर पावर में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा था। तो ये बात आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने देखा था, वुडरो विल्सन। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे देश में ऐसा चल रहा है, तो बाहर के कंट्री में कैसा चल रहा है दूसरे, ठीक है। तो देखा कि किसी भी जो है मोनार्की हो या कोई भी किंग लीडर हो, उस जो ब्यूरोक्रेसी बहुत स्मूथली फंक्शन कर रहा है। लेकिन ठीक है, मेन बात फंक्शन था कि दो ही एडमायर्ड देयर इफिशिएंसी, ही रियलाइड क्या उन्होंने, बट ये एहसास किया कि सिस्टम वाज डिजाइन फॉर ऑटोक्रेसिस, क्योंकि यूएसए और यूके में ऑलरेडी जो था डेमोक्रेसी आ चुका था, ठीक है ना। और लेकिन उन्होंने जब वहाँ के बातों को, वहाँ के सिस्टम को देखा, तो ही रियलाइज्ड कि भैया ये द सिस्टम वर डिजाइंड फॉर ऑटोक्रेसिस, ठीक है, क्योंकि जो फंक्शनिंग ऑन ऑन मोनार्की और मोनार्की में के अंदर है, सेंट्रलाइज सिस्टम था वहाँ। तो इसने उन्होंने एहसास किया एंड उन्होंने ये भी बात बोला कि टू अमेरिकनाइज, अगर दिस सिस्टम को अमेरिकनाइज किया जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ही सेड दिस कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वर्क विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है। कि उन्होंने ये कहा भी कि भाई ये सिस्टम है डेमोक्रेटिक वर्क में प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वर्क कर सकता है, इसके लिए हम आगे जो, तो ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब इस पे अबाउट जर्मनी और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहाँ का सिस्टम क्या था, ठीक है। तो वहाँ का सिस्टम क्या था, जर्मनी 1880s, ठीक है।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, जर्मनी के एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। 1880s में जर्मनी का उसमें बिस्मार्क, सो एट दैट टाइम क्या था, बिस्मार्क द जर्मनीज आफ्टर यूनिफिकेशन, कब यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का? 1871। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ? ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। 1881, ठीक है, ठीक, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। सो बिस्मार्क एम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट। फॉर दिस ही रिलाइड अपॉन किस पे? हैवली ऑन हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इस पे इसने इनको रियलाइज हुआ कि किस पे रिलाई करना है, भरोसा करना है किस पे? तो भैया इस पे करो कि भाई जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है उस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जर्मनी और फ्रांस के सिस्टम को समझा रहा हूँ। उस सिस्टम को समझने के बाद समझ में आएगा कि ये वहाँ का सिस्टम, यहाँ का सिस्टम, अमेरिका का, यूएसए का सिस्टम अमेरिका का सिस्टम से कैसे डिफरेंट था। हाउ विल्सन कंपेयर्ड व्हाट, मतलब आफ्टर दैट व्हाट विल्सन रियलाइज्ड। ठीक है ना, तो पहले हम थोड़ा सा उस जर्मनी को समझ रहे हैं, जर्मनी के बाद फ्रांस को समझेंगे, अब देन विल कंक्लूड। ओके, तो वहाँ पे क्या था? सेंट्रलाइज स्टेट था, सेंट्रलाइज था और ब्यूरोक्रेसी पे सबसे ज़्यादा बिस्मार्क को रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या था कि जर्मनी अंडर द ऑटो वन बिस्मार्क हैड डेवलप्ड ए प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन सिविल सर्विस। ठीक है, definitely recruitment was based on merit and rigorous training. Bureaucrats were seen as neutral experts, जो न्यूट्रलिटी की बात हम लोग आज भी तो करते हैं ना, न्यूट्रल एक्सपर्ट सर्विंग द स्टेट रेदर देन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज। ऑल्दो ह्यूमन बीइंग इज बायस्ड, बट वो नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेंड जैसे किया गया था उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट एनी बायसनेस वो सर्व करते थे स्टेट को, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। सो दिस थिंग्स इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड वुडरो विल्सन। क्या आइडिया, क्या प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि क्यों स्टेट को सर्व कर रहा था विदाउट एनी बायसनेस, विद फुल ऑफ न्यूट्रलिटीज, एंड और सेकेंड थिंग क्या था कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर द efficiency, for increase the efficiency and special efficiency and specialization sorry कहाँ पे थे? एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अभी हम जहाँ जर्मनी का कर रहे थे। ठीक है, जर्मनी का करने में उसमें क्या हुआ कि फाइनली क्या रियलाइज हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है उसने वुडरो विल्सन को इंस्पायर किया। ठीक है, तो वहाँ क्या था, खास बात है, अगेन कहा गया भैया इसको सिस्टमेटिक स्टडी करने की ज़रूरत है और इसके लिए सेपरेट डिबेट्स की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली इसको इस सिस्टम को देखा कर एडमायर की जर्मन सिस्टम फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म एंड रेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बातें वुडरो विल्सन को इम्प्रेस किया कि यहाँ पे कि शुड बिल्ड अ ट्रेंड मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रेदर देन बेस्ड ऑन पैट्रोनेज। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंच के लिए लेंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आ गए 80s का है ना। ठीक, तो फ्रांस का लेते हैं। फ्रांस में भी सेम था। फ्रांस का क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज स्टेट किसके अंडर में? नेपोलियन
नेपोलियनिक लिजेसी कर सकते हैं उसको। अब प्रीफेक्ट जो था वहाँ का, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रिप्रेजेंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी रीजन, ठीक है। जैसे कि प्रीफेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे होता है ना कि तो वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा था एट द सेंट्रल लेवल, हर रीजन में, एवरी रीजन में। तो डेफिनेटली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द इन सिस्टम ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 1880s under the French Third Republic was characterized by a strong, centralized legal uniformity and an elite civil service rooted in the legacy of Napoleon Bonaparte, ठीक है। उसके बाद हम एक और दूसरा इम्प्रेस किया था, उसका नाम था इकोले लिब्रे। अब उसको देख लेना कैसे लिखना है। हाँ, ठीक है। ठीक, ये है, ये पेरिस में है। सी तो बाय 1880s क्या हुआ, फ्रेंच वाज के क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। उसमें क्या फ्रेंच यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम होते थे यहाँ जगह, ठीक है। उस समय 1880 जब फ्रांस वाज ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स इन ए स्पेशलाइज्ड स्कूल, इसका नाम था ये, ठीक है। दिस स्कूल का क्या फोकस था, फोकस प्रिपेयरिंग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट, ठीक है ना। डिप्लोमेट्स और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करते थे विद द मॉडर्न पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, उस समय से था, ठीक है ना। उसके अलावा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए क्या था फ्रांस में, इसको लिखना क्या है यार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए क्या था, अंडर द काउंसिल ऑफ स्टेट विच रेगुलेटेड द हाउ गवर्नमेंट एजेंसी वर्क, कैसे वर्क करेगा उसके लिए इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। तो ये शो कर रहा था एट दैट टाइम, सी द सिचुएशन एट दैट टाइम ड्यूरिंग 1880s कि हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी वाज डेवलप्ड, ठीक है। दैट शोड द एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन लीगल, एंड इससे क्या हुआ, ये शो किया दैट कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम क्या है, is on legal and intellectual framework, not just political क्या थ्योरी। अब ठीक है, ये ऑल these things फ्रांस और जापान दोनों का जो सिस्टम है, इसने वुड्रो विल्सन को इन्फ्लुएंस किया, एडमायर किया एंड फोर्स किया टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड टू कंपेयर विथ योर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। So definitely this system or this shaped his belief that US needed a specialized education and research in administration, laying the foundation of the public administration as a separate academic discipline. ये एक मिनट, यही नहीं था। So ये अच्छा, why this matter for the वुड्रो विल्सन, ये वुड्रो विल्सन के लिए क्यों मैटर, क्या, क्योंकि ड्यूरिंग 1880s में क्या हो रहा था, यूएस सफर कर रहा था क्या से, अभी मैंने बताया, बताओ। अरे भैया स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम में पॉलिटिकल करप्शन थे, अपॉइंटमेंट करप्शन, इनएफिशिएंसी, वही चीज़ों को लिए कहा गया, दैट्स जो सफ़र कर रहा था। तो डेफिनेटली ये मैटर करेगा वुड्रो विल्सन के लिए, वुड्रो विल्सन वाज राइटिंग द थिंग्स इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए ओनली, ठीक है ना। एज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नेंस इन यूएसए, ठीक है, हिज मेन एसे कंसर्न विद द यूएसए, सॉरी अमेरिका, जो भी है अमेरिका,
ठीक है। और जर्मनी में उस समय क्या था, प्रोफेशनलिज्म था, मेरिट सिस्टम था, एक्सपर्टीज था। फ्रांस में क्या था, फ्रांस में सेंट्रलाइज सिस्टम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग था। दिस क्या हुआ, दिस कंपेरिजन, उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी के साथ उसने कंपेयर किया, एंड दैट कंपेरिजन कन्विंस्ड किसको, विल्सन को, दैट कि यूएसए नीडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एंड दैट इज मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस पेडनेटन एक्ट 1883 आया, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी क्या हुआ था, 10% आया था, पूरा नहीं आया था, ठीक। तो ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या था इसका, इन सब चीजों से। ये दो स्टेट का ले तो जर्मनी का साइंटिफिक एंड मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी था, फ्रांस का सेंट्रलाइज सिस्टम था, विच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डीपली इन्फ्लुएंस्ड विल्सन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो था, जो सुपर ये डायरेक्ट कर रहा था। सो डेफिनेटली ही यूज दिस आइडियाज टू आर्गू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूएसए, प्रमोटिंग इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म एंड स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, ठीक है। और इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी घबराने की बात नहीं। सो इसमें ये भी आइडियाज इमर्ज हुआ उस वक्त की कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और का काम है पॉलिसी इंप्लीमेंट करना और पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना। इस बारे में और करेंगे सुनते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ विल्सन, ठीक है। अब बाय द विल्सन फॉर द विल्सन, ठीक है। सो डेफिनेटली डिफाइन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसने कहा कि ये सेपरेट इट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, सेपरेट करने के लिए कहा। क्यों कहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल रहने के लिए क्या करने की जरूरत है, शुड बी न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करेंगे, ठीक है। एंड दो लेटर बाद में क्या हुआ कि दिस आइडिया प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसको हुआ, फिर नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं बिजनेस एफिशिएंसी की बात की थी, क्या। एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी की बात क्या है कि जब जो गिल्डेड एज जो था सॉ द राइज ऑफ मैसिव कॉर्पोरेशन एंड द वर्थ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। विल्सन बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम पॉलिटिकल क्या, गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ही आर्गूड दैट द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द फील्ड ऑफ बिजनेस and suggesting that the political office should be managed with the same rigor, economy and discipline as the successful commercial enterprises, ठीक है ना। इसका इन्फ्लुएंस हुआ, साथ में क्या हुआ, उस समय क्या चल रहा था ना, उस समय क्या चल रहा था, उस ऑल दो इनका टेलरिज्म चल रहा था, मैनेजमेंट का आइडियाज था। 6 आइडियाज ऑफ मैनेजमेंट, or cancer Taylorism. Although, so see, Taylorism was the contemporary of Woodrow Wilson. Although his book was main book जो है published in 1911, scientific management, sorry 1911, लेकिन उसके पहले ये ऑलरेडी 30,000 के आसपास पेपर इन्होंने पब्लिश कर दिया था, इनका रिसर्च पेपर था टेलर का। So he was at that time he was very famous. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में चाहे नेवी में इनकी चीज़ों को इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आइडियाज वाज इम्प्लीमेंटेड, और ठीक है ना। और उस समय दैट वाज इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, सो दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द विल्सन कि हाउ टू इम्प्रूव द इफिशिएंसी। और कब था,
उस समय, क्योंकि उस समय एट दैट टाइम मतलब लेट 19th और कह सकते अर्ली 20th सेंचुरी द सॉ द राइज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्पेशली क्या था डब्ल्यू टेलर का। सो ऑल ठीक है। तो इससे ये भी हमको ये भी मैटर टेलर का जो है उनको वुड्रो विल्सन को इफिशिएंसी में ये इम्पैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। और उसका टेलरिज्म का मेन मेन फैक्टर क्या क्या था, मेन की ऑब्जेक्टिव क्या था? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, टाइम एंड मोशन स्टडीज। अभी पढ़ेंगे यार, घबराने जब आएंगे सब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड मोशन स्टडीज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से चीजें थी जो कि ये आइडिया जो था टेलर का, टेलरिज्म जो कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस और गिव द इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द वुड्रो विल्सन, ठीक है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट, उस समय गवर्नमेंट बिगन टू अडॉप्ट एफिशिएंसी ओरिएंटेड अप्रोचेस, किसका? टेलर का। emphasizes on result, performance and output, यूज ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक उस समय यूज करना शुरू कर दिया था। हाउएवर क्या हुआ, स्कॉलर्स स्कॉलर्स आल्सो नोटेड क्या, गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन एग्जैक्टली लाइक अ बिजनेस, क्योंकि इन्होंने क्या है कि बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस, इज जो गवर्नमेंट इज not only to deal with the motive is not only to earn the profit but somewhat different from क्या है, welfare is also is one of the main objective of the government, ठीक है। तो इसलिए कई लोगों ने उनका विरोध भी किया, but that still this influenced and helped to shape the public administration as a managerial public administration, ठीक है ना। इसको शेप करने में एज ए डिसिप्लिन इसको इन्फ्लुएंस किया, इसको वुड्रो विल्सन के माइंड को, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज हैं, इनसे आप समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो कि कैसे कैसे चीज़ों के क्या क्या मैटर जो है जो वुड्रो विल्सन को इन्फ्लुएंस किया। और दूसरा ये भी तो था ही, जैसे कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस था, जो कि आप जानते हो गवर्नमेंट उसमें वीक हो गई थी, तो गवर्नेंस एक्सपेंड हुआ, तो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी रियलाइज हो रहा था, उसको एफिशिएंट बनाना था, करप्शन को हटाना था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, स्पॉइल सिस्टम थे, ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स थे, सॉरी, फेलियर ऑफ पॉलिसीज, failure in implementation of the policies, okay। So consequently क्या हुआ, consequences इसके क्या हुआ, policy often failed not because they were wrong but because they were poorly executed or implemented। so ऐसा नहीं का उसका मतलब है कि उस समय भी पॉलिसीज बन रहे थे, लेकिन they were busy, स्कॉलर्स किसमें थे, बिजी थे, उनको कैसे बनाना है पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे करना, स्टेट को फोकस कर रहे थे, सॉवरेनिटी पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। बट ये इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है, कि फेल वहाँ नहीं हो रहा है, वो फेल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हो रहा है। सो वी नीड टू स्टडी द फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ठीक है। तो नीड टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, ठीक है। ये सब कुछ समस्याएं थी दैट बिकम द रीजन फॉर द दैट इन्फ्लुएंस द थॉट्स और माइंड ऑफ वुड्रो विल्सन टू, एंड दैट जो कि है सारे आइडियाज को रिजल्टेड इनटू ये ही केम अप विद द ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये सब कुछ आइडियाज हैं जो सॉरी ये सब आइडियाज जो है इन्फ्लुएंस किया, और उसको हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बैकग्राउंड था। अब हम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द थिंग्स इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है।
डिटेल्ड मैनर की क्या क्या चीज़ें अब डायरेक्टली विद द विद वुड्रो विल्सन, ठीक है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास दोबारा